आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे। वो वतन आज हमारा मॉडल वतन है। जो अपने आप को सेक्युलर कहते थे, उनके हालात देखें कि वहाँ पे माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, और अगर इधर देखें तो हमारे पास हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स मुकम्मल आज़ादी के साथ वो अपने मज़ाहिब को फॉलो करते हैं। हमारी पार्लियामान का उतना ही हिस्सा है जितना कि एक मुसलमान या दूसरे मज़हब से कायम ताल्लुक़ रखने वाला शख्स होता है, और उतनी ही आज़ादी और बोलने की और उतना ही उनको हक़ इस मुल्क में दिया जाता है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हम ये साबित कर सकें कि जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था, या पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। वो अब खैर साबित हो ही गया। जो हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो कश्मीर में हो रहा है, जो सिखों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो फार्मर्स के साथ हो रहा है, वो अब लोगों को समझ आ गया है कि कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त लीडरशिप है, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बिल्कुल नक्शे कदम पर पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस नाव को भी पार लगाएंगे और पाकिस्तान वही पाकिस्तान, अजीम पाकिस्तान बनेगा जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने विज़न पेश किया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2021 पाकिस्तान डे की 81वीं एनिवर्सरी पे मैं गवर्नर सिंध साहब के साथ और अपनी काबीना के साथ मज़ार कायद पे हाज़िर हुआ हूँ, उस अजीम लीडर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिसकी रहबराई में, सरबराही में हमें ये प्यारा मुल्क मिला। आज का दिन हम मंटो पार्क लाहौर, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास की थी, और वो सफ़र जो 22 से 24 मार्च 1940 को कायदे आज़म की सरबराही में शुरू हुआ और 14 अगस्त सन 1947 में हमें अपना प्यारा मुल्क मिला, उससे उस वक्त उसका इख्तिताम हुआ सफ़र का, उसको मनाने के लिए उन लीडर्स की लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम हर साल यहाँ हाज़िर होते हैं। आज 81 साल बाद हमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मतन को एक बार फिर पढ़ना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को पहले से सबसे ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के वो मुल्क जो हमें कायदे आज़म ने अता फ़रमाया उसका ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, पर उस मुल्क में जो कायदे आज़म का विज़न था कि ये मुल्क इस मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो पीसफुली अमन से इस मुल्क में रह सकें। हम ये अहद करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न उसको हमने लेके आगे बढ़ाना है, और इसके साथ साथ जो 1971 के बाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को लीड किया था और 1973 का आइन दिया था, उस आइन के तहत हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो खिदमात हैं उन सब को सामने रखते हुए उनकी लीडरशिप में हमने आगे बढ़ना है। हमें ख़ास तौर पे इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इस वक्त में आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को ख़ास तौर पे याद करना चाहिए जो जुल्म और बर्बरियत ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 से भारत में जो शुरू हुई थी, उस दिन को भी याद करके और ये अज़म करना चाहिए कि कायदे आज़म ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था और इस शहरक के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें एक बार फिर ये अज़म करना चाहिए कि कश्मीर को हासिल करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है कश्मीर के बारे में, उस तरीके से कश्मीर का मसला हल करना है। और अगर कुछ और इसके बारे में सोचा जाता है तो ज़रूर वो पाकिस्तान
की पार्लियामेंट में लाके और उसके बाद कुछ इसके बारे में सोचा जाए, नहीं तो इस वक्त हमें जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है उसके तहत मसले का हल चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी याद करना चाहिए कि 1940 की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो नशिस्त थी उसमें एक करारदाद फ़लस्तीन के भाइयों के लिए भी पास हुई थी, और आज के दिन पे हमें अपने उन भाइयों को भी याद रखना चाहिए और ये रिज़ॉल्व हमारे मुल्क का होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क हासिल करने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यही विजन था। अच्छा सर, ये बता दें कि आप दोनों हजरात जो है वो काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि साल में 1 से 2 मरतबा साथ नज़र आते हैं, तो एक ही सवाल जो पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, तो वही सवाल दोहराऊंगा कि वफाक और सूबा एक पेज पर कब आएंगे? क्या इस वक्त वो पाकिस्तान लोगों को मिला हुआ है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था? ये अंदरूनी इख्तलाफात, ये सियासी झगड़े, तरक्की का अमल रुका हुआ है, कब आप सब एक हो जाएंगे? कब ये लोगों के मसाइल हल करेंगे? दोनों हजरात से जवाब चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो हमीद, हम मिलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं 23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आइनी ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ हाज़िर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। आपका जो सवाल है, हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए सूबे की तरफ से हमेशा कदम आगे बढ़ाया गया है। जब हालिया पिछले अगस्त में बरसातें हुई थी और शहर के कुछ इलाकों में काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, तब भी फेडरल गवर्नमेंट ने जब कहा तो हमने लब्बैक किया। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, और उसके बाद जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, 3 वफाकी वज़रा और मेरी काबीना में मेरे साथ 2 और वज़ीर, हम 3 लोग हैं। उनकी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स भी होती रही हैं और बात आगे बढ़ती रही, और फिर हमने एक प्रोविंशियल कमेटी भी बनाई थी जिसकी सरबराही मैं करता हूँ। उसकी अभी पिछले 3 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें वफाक के नुमाइंदे भी मौजूद थे, और हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूँ। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। गवर्नर साहब, इसी मामले पे गवर्नर साहब क्या कहेंगे? देखें, जैसा कि अभी सीएम साहब ने आपको बताया कि हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। सीएम साहब मेरे पास तशरीफ़ भी लाते हैं, चाय बिस्किट पे गुजारा भी करते हैं, और सीएम साहब की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के बगैर हम वैसे आपस में मिलते रहें। तो मैं तो अक्सर इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जी पिक्चर जाने दें ताकि मीडिया को और दुनिया को पता चले कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारी कुट्टी नहीं है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो। हमारी जो रिजर्वेशंस होती हैं, चाहे वफाक की सूबे से या सूबे की वफाक से, वो एक ही हुकूमत की भी हो सकती है कि वो जिस हुकूमत की अपनी वफाकी हुकूमत की अपनी सूबाई हुकूमत हो, उनके साथ भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दूरी नहीं है दोनों जमातों में कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया हो, कोई बातचीत बंद हो गई हो, कोई काम तरक्याती काम रुक गए हों या पैसे रोक लिए गए हों, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। कुछ रिजर्वेशंस सूबे को वफाक से हैं, कुछ रिजर्वेशन वफाक को सूबे से हैं, जो शायद टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, शायद ना भी हों, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी है। 2 मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हर मामले पर एक पेज पर भी आ जाएं, लेकिन जहाँ तरक्याती मामलात का काम बात होती है, जहाँ पे सूबा सिंध के मफाद की बात होती है, वहाँ पे मैं सिंध के साथ खड़ा होता हूँ। साहब ये बता दीजिएगा, मेरा आपसे सवाल ये है
کہ بندل آئلینڈ بھی وفاق کو چاہیے، کراچی کے تینوں ہسپتال بڑے بھی وفاق کو چاہیے، اور اب سندھ کے افسران بھی وفاق نے آپ سے مانگ لیا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دوسری اساتذہ پر آپ کے گیٹ پر تشدد ہوا. اساتذہ کا موقف ہے کہ وزیر تعلیم آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، کورٹ کے معاملے کو لے آ کر غلط بیانی عوام سے کر رہے ہیں، حالانکہ عدالت نے کوئی اسٹے نہیں دیا اور ان کو مستقل کرنے میں کوئی ان کے اپنا کوئی ہے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر یہ معاملہ ٹال رہے ہیں. دیکھیے 2-3 سوال آپ نے کر دیے. آئلینڈس کی بات جہاں تک ہے، وہ ایک آرڈیننس آیا تھا، وہ لیپس ہو گیا، وہ بات ختم ہوئی ہے اس وقت. دوسرا آپ نے افسران کے بارے میں اور اسپتالوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے ایک میٹنگ بھی کی تھی اور اس میٹنگ میں بڑی تفصیل سے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ کے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے صلاح مشورہ کر کے اور ایک جواب ہم نے وفاق کو دے دیا ہے کہ اس سپریم کورٹ ججمنٹ سے وفاق کے حوالے اسپتال نہیں کیے تھے. اس سپریم کورٹ ججمنٹ کے حوالے سے ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ کس طریقے سے وفاق یہ اسپتال لے سکتی ہے. وہ طریقہ کار پورا نہیں ہوا، اس میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا. اور اسی ججمنٹ میں یہ گنجائش بھی موجود ہے جس کی کئی بار بات ہو چکی ہے، اور ابھی میں دوبارہ دہراتا ہوں اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے، کہ ایک گنجائش سپریم کورٹ ججمنٹ میں بھی موجود ہے کہ وفاق وہ اسپتال صوبے کو چلانے کے لیے دے سکتا ہے. اور ہم وہی ریکویسٹ کریں کہ، اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپنا جو ہمارا موقف ہے، میرا پرسنل اور ہماری حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ مناسب نہیں تھی، اور اسی لیے ہم اس کے ریویو میں بھی گئے ہیں. وہ ریویو بھی ابھی پینڈنگ ہے. لیکن یہ جو بورڈ آف گورنرز یا کچھ بنا دیا گیا تھا، وہ مکمل طور پہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کانٹرڈکشن ہے، اور ہم نے یہ وفاق کو بتا دیا. اور میری ایک بار نہیں کئی بار پرائم منسٹر صاحب سے جب بات ہوئی ہے، گورنر صاحب بھی موجود رہے 1-2 بار ان ملاقاتوں میں، جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسپتال صوبہ اچھی طریقے سے چلا رہا ہے اور ہم سے تو پمز بھی نہیں چلتی ہے، صحیح یہ لفظ تھے، اور یہ صوبے کو چلانا چاہیے، ہم اسلام آباد سے یہ اسپتال نہیں چلا سکیں گے. تو وہی ہم ریکویسٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، سروس کی بہتری کے لیے یہ اسپتال جیسے چل رہے ہیں ہمیں چلانے دیں. اس وقت ہم خود انہیبٹ ہو گئے، جس طریقے سے ہم اور ڈیولپمنٹ اور یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس تلوار جو ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی اس کی وجہ سے رک جاتے ہیں. افسران کی جہاں تک بات ہے، افسران کا ایک اگریمنٹ ہے صوبے کا اور وفاق کا، اور اس میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی افسر صوبے میں آنا اور صوبے سے جانا یہ میوچل کنسلٹیشن سے ہوگا. اگر وہ روٹیشن پالیسی کوئی بناتے ہیں وہ بھی میوچل کنسلٹیشن سے ہونی چاہیے. جو افسر اور یہ دونوں مطلب وفاق کو بھی ایگری کرنا چاہیے اور صوبے کو بھی. جو افسران ہمارے پاس آئے ہیں وہ اسی پالیسی کے تحت آئے ہیں، اور اگر کوئی جائے گا تو اسی پالیسی کے تحت جائے گا. کچھ افسر گئے بھی ہیں ابھی، انہوں نے مانگے، ہم نے بہتر سمجھا افسران کی ہم اپنی مرضی بھی دیکھتے ہیں اس میں کہ کون زیادہ کمفرٹیبل کام کرنے میں کہاں پہ ہے، اور اگر کوئی انویلنگ ورکر ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اسے ادھر رکھا جائے، اور وفاق اگر اس کو مانگے تو اس پالیسی کے تحت ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ میں نے خود بھی لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بھی لکھا ہے کہ ان افسران کی کچھ جو ہے ہمیں ضرورت ہے اور ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اور جو ایک اگریمنٹ ہے فیڈریشن کا اور صوبوں کا کہ آل پاکستان یونیفائڈ سروسز کے جو افسران ہیں ان کا ٹرانسفر ٹو دا پروونس اینڈ فرام دا پروونس کیسے ہوتا ہے، اس کے تحت ساری باتیں ہوں گی. ہاں ٹیچرز کے لیے دیکھیں میری بات سنیں، مجھے کوئی مس لیڈ نہیں کیا گیا، بڑا کلیئرلی بتا دوں. اس چیز پہ ابھی نہیں، یہ 1.5-2 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہائی کورٹ کے فیصلے بڑے کلیئر تھے کہ ان کو جا کے پبلک سروس کمیشن میں امتحان دینا ہے. ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ امتحان دیں. ہمیں ایک اور تھوڑے سے مختلف فیصلے تھے حیدرآباد بینچ کے اور کراچی بینچ کے، اس وجہ سے کچھ ابہام ہوا کورٹس کی، لیکن دونوں نے ایسا نہیں کہا کہ ان کو ریگولرائز کر دیا جائے. میں وقتاً فوقتاً ہمارے ایجوکیشن منسٹر، ہمارے ایجوکیشن منسٹر ان سے ملتے رہے، مجھ سے ملنا چاہیں گے میں بھی مل لوں گا. ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ افسران ہیڈ ماسٹرز جو ہے ہم نے خود ریکروٹ کیے تھے میرٹ پہ آئی بی اے سے، لیکن کورٹ نے کہا کہ جی آئی بی اے کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ پبلک سروس کمیشن کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. جب آپ ایک مشکل امتحان دے کے پاس ہو کے آ گئے، ہم نے کہا کہ آپ پبلک سروس کمیشن چلے جائیں. ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے، اور کورٹس نے بندش لگا دی ہے. میں تو اس وقت شاید ہماری کابینہ
पार्टली कंटेम्प्ट में हो, इसलिए कि उन्होंने 2 महीने कहा था, हमने 6 महीने कह दिया कि 6 महीने में पास करो। हम अभी भी उन उस्तादों से कहते हैं, हमें बहुत ही रिस्पेक्ट है टीचर्स की, लेकिन इस वक्त वो कर क्या रहे हैं? इस वक्त ना वो इम्तिहान देने जा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना वो अपने इदारों में जा रहे हैं और रोड पे बैठे। मैं उनका जो हक है एहतजाज करने का, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जाके कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करें। मैं अभी भी कहेंगे, अच्छा 957 या 958 उस्ताद हैं, 30-40 बाकी कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमें लगता है। और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी सबसे कहूँगा कि हम हक तलफी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कभी कहे। लोगों को नौकरियां निकालना अगर कभी कोर्ट के ऑर्डर्स पे भी पड़ जाता है तो आपको पता नहीं किस हालात में होते हैं, किस तरीके से हम वो करते हैं। हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो कानून है, जो हाई कोर्ट ने ले डाउन किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून है, उसको फॉलो करें, इम्तिहानात दें और इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म तो डायलॉग पर यकीन रखते थे। हमने देखा कि 2-2.5 साल में वज़ीर-ए-आज़म साहब तो अपोजिशन में बात करना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते उनके साथ। मैं पहले ज़रा सा अस्पताल की जो बात हुई थी उसका जवाब दे दूँ। ये शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो खान साहब ने यही कहा था कि अस्पताल चलाना सूबों का काम है, वफाक का काम नहीं है, और इस्लामाबाद से बैठ के अस्पताल कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जिसके बाद 2 दफ़ा कोशिश भी की गई कि ये अस्पताल किसी तरह इन एग्रीमेंट हो जाए कि सूबा सिंध इसको चला ले, लेकिन कंप्लीट डायरेक्टिव थे, क्लियर डायरेक्टिव थे सुप्रीम कोर्ट के कि इनको टेक ओवर किया जाए और ये अस्पताल वफाक चलाएगा। इंटरप्रिटेशन हो सकता है फ़र्क हो सूबे की और वफाक की, और उसी के तहत एक खूबसूरत बोर्ड बनाने की कोशिश की गई, न्यूट्रल लोगों को डालने की कोशिश की गई और सूबे से भी बोर्ड के मेंबरान मांगे गए हैं। तो ये तो अस्पताल की बात थी। जो अफसरान की बात है उस पर भी थोड़ा सा मैं तबसरा करता चलूँ कि जो रोटेशन पॉलिसी है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। और इसमें होता ये है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, बशमूल सिंध पूरे पाकिस्तान में कई अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से वो अपनी जगह पे टिके हुए हैं और वहाँ से हिलते नहीं हैं। वहाँ पे उनकी मामलात हो जाते हैं, सेटिंग बन जाती है, वहाँ के वो लोकल्स के साथ घुस जाते हैं और वो कब्ज़ा एक तरीके से इंस्टीट्यूशन पे हो जाता है। तो रोटेशन पॉलिसी बड़ी बेहतर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि सूबा सिंध अपनी तजावीज़ उस रोटेशन पॉलिसी पे अगर देना चाहेगा तो ज़रूर दे, और वो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रिव्यू ना हो सके, लेकिन ये रोटेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये मामलात जो हैं चलते रहें, सिस्टम जो है अपनी जगह चलता रहे। दूसरी चीज़ ये आपने जो डायलॉग का कहा, डायलॉग के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जमात के दरवाज़े हमेशा खुले हुए हैं और डायलॉग होते भी हैं। वही बात जो आपसे अभी सीएम साहब कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि कैमरे पे बुला कर डायलॉग किए जाएं। डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है, हर तरह से मामला चलते हैं। कभी कभी दूरियां आ जाती हैं, जैसे अभी पीडीएम वाले मामले पर था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी अमल है, वो अपनी जगह चलेगा, और जो डायलॉग हैं मुल्क की सालमियत के लिए या तरक्याती मंसूबों के लिए वो अपनी जगह चलते हैं। यौम पाकिस्तान के मौके पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।